जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकालमा के साथ रहमान हाशमी हाज़िर है। आज का जो प्रोग्राम है वो मौजूदा सूरत हाल पे हम करेंगे। जो वादे वईद सियासी पार्टियां कर रही हैं उनमें कितनी हकीकत है, और इक़्तिसादी तौर पे हम इस काबिल हैं भी या नहीं, या महज माजी की तरह ये वादे ही रह जाएंगे। तो इस सिलसिला में आज हमने यह दावत दी है जनाब सुल्तान कादरी साहब को, जो माहिर इक़्तिसादियात हैं। डॉक्टर साहब से आज हम पूछेंगे कि इन वादों पे और दूसरी जो मामलात हैं IMF वगैरह के, उस पर क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इन दिनों सियासत है, इलेक्शन की गहमा गहमी है, और उस पर लोग मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ जो भी हैं वो वादे कर रही हैं कि हम जी गैस सस्ती कर देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे, पेट्रोल और दूसरी चीज़ें। तो इसमें कहाँ तक सदाकत है? क्या हम इस काबिल हैं? क्या ये मुमकिन है कि ये सब कुछ हो जाएगा? क्या हमारी जो ग्राउंड रियलिटी है वो इस काबिल है कि हम ये कर सकेंगे? प्लीज़ इस पर तबसरा कीजिए। जी हाशमी साहब, देखें, अभी तो एक आम शख्स गुज़िश्ता 5-6 साल की जो सूरत हाल रही है वो इकॉनमी से अच्छा खासा वाकिफ़ हो गया है। पर जिन लोगों को माजी में इकॉनमी का या उनकी चीज़ों के असरात का इल्म नहीं भी था, अब वो बेहतर इस चीज़ को समझते हैं। तो आम आदमी भी ये समझता है कि जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं उस पर अमल दरामद करना हकीकतन मुमकिन नहीं है। अब देखें, जिस तरह मैं ख़ुद भी ये देख के तशवीश में मुब्तला हो जाता हूँ जब हमारे मुस्तक़बिल के हुक्मरान 300 यूनिट बिजली फ्री की बात करते हैं या सस्ती रोटी की बात करते हैं। आसान बात बताता हूँ आम लोगों के लिहाज से उनको समझने के लिए, कि जब तक हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, ना किसी टैक्स में कोई कमी की जा सकती है, ना सब्सिडी दी जा सकती है, इस तरह का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। और आने वाले दिनों में जो भी हुकूमत आती है उसको पहला काम यही करना पड़ेगा कि IMF से अपनी निगोसिएशन का प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू करना पड़ेगा। इसका मतलब है इस किस्म के वादों पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि माजी की तरह वादे कर लिए जाएँ और बाद में फिर ये कहा जाए कि हम इसके लिए कोशिश करेंगे, या जैसे अभी हमारे मोअज़्ज़ज़ लीडर ने फरमाया कि ख्वाब देखना या ख्वाब दिखाना तो कोई बुरी बात नहीं है। तो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, लोग भी समझते हैं कि ख्वाब है। तो ये मुमकिन है, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये फिर सियासी पार्टियों की ये वादे वादे ही रह जाएंगे माजी की तरह, इसका मतलब ये है। अच्छा, ये बताइए कि दुनिया में हम ही नहीं है, मतलब मेरा ख्याल है कि हम लोग हमारा जो नंबर है कर्जे लेने वाले ममालिक में वो 45 थिंक है नंबर हमारा। उसमें अमेरिका भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है और दूसरे बहुत सारे ममालिक। तो ये मामला जो हैं ये हम ही पे क्यों आते हैं? इसकी क्या वजह है? उन ममालिक का तो नाम भी नहीं आता। FATF हम पे ही जो है ना वो तलवार FATF की लटकती रहती है, बट किसी और मुल्क पे नहीं। तो ये क्या बुनियादी क्या फ़र्क है? हम क्यों इस सारे गर्दाब में आते हैं, दूसरे क्यों नहीं आते? देखिए, बुनियादी तौर पर मामला ये है कि कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज़ मुल्क जो है अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और सबसे मजबूत इकॉनमी भी अभी उसी की है। तो कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर जिस अंदाज में हमने कर्ज लिया, जिन चीज़ों के लिए कर्ज लिया, क्या उन जगहों पर हमने पैसे लगाए या नहीं लगाए, ये असल इशू है। और इस वक्त जो जिस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, लोग भी वाकिफ़ होंगे कि गुज़िश्ता 5 महीनों में $4.5 अरब डॉलर मज़ीद हमें कर्ज मिल चुका है, और आने वाले भी 3-4 महीनों में तकरीबन 3 अरब डॉलर हमें और मिलने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी अपना एग्रीमेंट शो किया है मज़ीद लोन देने के लिए। IMF भी आने वाली गवर्नमेंट को फौरी तौर पे लोन देगा। तो लोन मिलना आम हालात में तो एक अच्छा इंडिकेटर होता है कि आपकी स्ट्रेंथ है जिसकी बुनियाद पर आपको लोन दिया जा रहा है। मगर बहैसियत पाकिस्तानी मुझे तशवीश है। देखिए, माजी में भी जो लोन दिया गया उस पर कोई ऐसा चेक नहीं रखा गया कि जिस नाम से लिया या जिस पर्पज़ के लिए लिया, क्या उसी जगह पर वो लोन लगे। अगर ये लोन उस जगह पर नहीं लगेगा तो यकीन करें उस बोझ में मज़ीद इजाफा करेगा। यानी IMF की जो अभी रिसेंट स्टडी आई है, आने वाले 3 सालों में मज़ीद हर साल पाकिस्तान को तकरीबन 24 अरब डॉलर हर साल चाहिए डेट रीपेमेंट के लिए। यानी अगले 3 सालों में टोटल हमें 75 अरब डॉलर मज़ीद चाहिए। अब ये कहाँ से लेकर आएंगे? अभी यानी इसी हफ्ते की डेवलपमेंट क्या है कि हमने एप्लीकेशन दी है $2 बिलियन के रोल ओवर के लिए चाइना को। वो एक्सेप्ट हो जाएगी होपफुली। तो हम अभी तक इस उम्मीद पर हैं कि जिसके भी कर्जे ड्यू होंगे हम उसे रोल ओवर की रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें सस्टेनेबल नहीं है। और अभी ये भी हुआ गुज़िश्ता 1 साल के अंदर कि दूसरे कर्ज़ों की किस्तें देने के लिए मज़ीद कर्ज़े भी लिए।
तो ये तो एक बड़ा ख़तरनाक मॉडल है, ये सस्टेनेबल नहीं है। तो और इस चीज़ के अलावा अब आने वाले हुक्मरान अगर इस पे तशवीश में मुब्तला नज़र नहीं आ रहे, तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि उनके जहन में क्या प्लान है। वो वादे तो कर रहे हैं कि हम ठीक कर देंगे, लेकिन कोई भी ऐसा हुक्मरान नहीं है या कोई ऐसा लीडर नहीं जो बताएगा कि हम ये स्टेप्स लेने जा रहे हैं जिनसे मईशत बेहतर सिमत में जाएगी। ये ज़्यादा तशवीशनाक है। कल साहब ये बताएं कि जो जो बुनियादी नुक्ता है, जो वजह है, मतलब कर्ज देने वाला तो नॉर्मली मौसम होता है जो आपके बुरे वक्त में काम आता है, तो हमारे यहाँ कर्ज देने वाले को बुरा कहा जाता है। तो एक्चुअल जो आईएमएफ है हमारे साथ जो भी उसके है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? ये क्यों हम इसमें आ जाते हैं, इस मसाइल में आ जाते हैं? तो क्या इसका जो कर्ज हम लेते हैं ये सही इस्तेमाल नहीं होते, या क्या वजूहत हैं? इस पे ज़रा प्लीज़ रोशनी डालें। जी, अगर आप सोशल मीडिया या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, तो हकीकत है कि एक बहुत बड़ा तबका आईएमएफ को विलन बनाकर पेश करता है और उसके बारे में बड़ी मजबूत दलाइल भी मौजूद हैं। और एक दूसरा साइड है जो ज़ाहिर है कि उनकी हिमायत भी करते हैं और वो भी एक लॉबी काम करती है। हकीकत में मुन्नी नियाज़ी ने इस हवाले से एक शेर जो फरमाया था वो क्या था कि कुछ शहर के लोग भी ज़ालिम सा, कुछ स्थानों मरंदा शौकी थी। तो ये सिर्फ आईएमएफ वालों को इल्ज़ाम ना दें। वो तो जिस तरह आपने फरमाया कि आपने रिक्वेस्ट की, उन्होंने अप्रूव की, तो फिर गुनहगार वो कैसे हो गए? हम क्यों नहीं है, लोन लेने वाला क्यों नहीं है? तो इसमें हकीकत भी यही है। अच्छा, माजी में आपको वीडियो क्लिप्स मिलेंगी, डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जिसमें माजी के जो लीडर्स जो सब पार में थे, उन्होंने जियो पॉलिटिकल एंगल्स भी बताए हैं। वो एक मामला एक अपनी जगह पर है कि आईएमएफ के लोन बिल्कुल उसको सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव नहीं होता, उसमें जियो पॉलिटिकल एंगल्स भी होते हैं। इस बारे में राय मौजूद है। बट वो सारी बातें कर कर या आईएमएफ की को तनकीद का निशाना बनाकर हम बरीउज़्ज़मा नहीं हो सकते। यकीन करें कि हमारा अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ें और मज़ीद ख़राब हुई हैं। तो बुनियादी वजह ये कि क्या आप समझते हैं कि जो हमारे अखराजात हैं, हुकूमती अखराजात, तो उस पे आप ज़रा रोशनी डालें कि अगर उनको कम किया जाए तो क्या हम आईएमएफ से छुटकारा ले सकते हैं, पा सकते हैं? और हमारे जो शाही अखराजात हैं वो किस हद तक हमारे जो लिए गए कर्जे हैं उन पे असरअंदाज होते हैं? देखिए, इसको मैं सादा अल्फाज में लोगों के समझने के लिए बता देता हूँ। दो तरह से जो आपने बात बताई कि वी आर डूइंग राइट थिंग्स फॉर रॉन्ग रीजंस एंड रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। हमें अखराजात कम करने चाहिए और हम अपने अखराजात कम कर भी रहे हैं। यानी पिछले फिस्कल ईयर का अगर डाटा देखें तो 4.4% फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात कम हुए हैं। लेकिन वो कम होने के बाद भी मसला बढ़ता हुआ क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि जो अखराजात कम हुए हैं वो असल में नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है। हमारा इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं। इसका ट्रेंड अगर आप 2021 में देखें, 2021 में एफबीआर ने टोटल 4,500 अरब टैक्स कलेक्ट किया था, जिस पे मुबारकबाद भी दी थी। उसके बाद से हर आने वाले साल में एफबीआर ने अपने तमाम टारगेट अचीव किए हैं, या पिछले साल आप देखें कि उन्होंने अपने तमाम टारगेट से बढ़कर टैक्स कलेक्शन किए। इसका मतलब है एफबीआर के टैक्स कलेक्शन में कोई मसला नहीं है। जिस तरह अभी बात हो रही कि हम रीस्ट्रक्चर करेंगे जिससे टैक्स में इजाफा होगा, टैक्स में होने वाला इजाफा हमारे मसलों का हल नहीं है। देखें, इस मामले को ज़रा अलहदा रखिएगा कि देखिए, हमें रीस्ट्रक्चर करने के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बिल्कुल रीस्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन जो मकसद है हमारा वो मकसद हासिल होगा नहीं। क्योंकि आप पिछले 4 सालों में इन्होंने हर टारगेट को अचीव किया, उसके बावजूद भी हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। वो क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट, यानी सिर्फ अगर पिछले 2 साल का डाटा देखें तो 15% बढ़ चुका है। और अगर आप 2017 से ट्रेंड देखें तो वो 7% था, 7% से 22%। और एक चीज़ आप और ऐड कर लें, हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नंबर्स आपको मिल जाएंगे कि 1% इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो 600 अरब रुपए इजाफी सूद देना पड़ता है। तो तकरीबन 15% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। आप खुद मल्टीप्लाई कर लें कितना ज़्यादा इजाफी सूद देना पड़ेगा। पिछले साल 81% इजाफा हो चुका है इंटरेस्ट पेमेंट में। जब तक सूदी अखराजात में कमी नहीं आएगी, बाकी हम अखराजात में कमी कर भी रहे हैं, मज़ीद और भी कम कर देंगे और कम करना चाहिए, लेकिन हमारा बोझ उस वक्त तक कम नहीं होगा जब तक इंटरेस्ट पेमेंट कम नहीं होगी। इंटरेस्ट पेमेंट कब कम होगी? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कब कम करेगा स्टेट बैंक? जब महंगाई कम होगी, सीपीआई कम होगी। महंगाई कब कम होगी? जब हम बिजली और गैस को सस्ता करेंगे, जो कि हम अभी सस्ता नहीं कर रहे। अभी गैस फिर महंगी होने वाली है, यानी गैस महंगी होगी, जिसके नतीजे में सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा।
आने वाले दिनों में फिर इंटरेस्ट रेट या तो कांस्टेंट रहेगा या बढ़ जाएगा। तो ये हम एक बड़े विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं। इसको हमें समझना चाहिए कि बहुत मुश्किल वक्त है। ये ख्वाब दिखाने का वक्त नहीं है, लोगों को जगाने का और हकीकत बताने का वक्त है। ऐसे ये बताइए कि आने वाली जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उसको क्या मुश्किलात होंगी और उन मुश्किलात में से कैसे निकला जा सकता है? सबसे पहले तो आपको एक मिसाल देके समझा देता हूँ। देखें, मिसाल के तौर पे मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस है और मैंने एक इंजीनियर को रखा है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया, उसको पता चला कि मेरे ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे। उसने बहुत अच्छी तरीके से वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला बेहतर कर लिए। फिर पता चला मेरे अकाउंट डिपार्टमेंट में कोई मसला था, उसने अपनी तमाम सलाहियतें बरोए कार लाई, अकाउंट डिपार्टमेंट का मसला हल कर दिया। वो जो मार्केटिंग का मसला था, ऑर्डर्स नहीं आते थे, उसने अपनी तमाम पीआर इस्तेमाल की, मेरे पास ऑर्डर्स आने लगे। एंड ऑफ द डे जब उसका टेन्योर ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि उसने प्रोग्रामिंग कितनी की जिस काम के लिए उसको लाया गया। यहाँ पर भी इंटरिम गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ रही है, एक्सचेंज रेट स्टेबल हुआ है, महंगाई की शरह में जितनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है वो स्टेबल हो रही है। बट एंड ऑफ द डे अगर इस गवर्नमेंट को जज किया जाएगा तो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, उसमें वो किस हद तक पूरा उतरे हैं, उस पर जज किया जाएगा। अब ज़रा ये देखें, कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाती है, सबसे पहला काम तो उनको यही करना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। आईएमएफ के पास जाकर जितने जल्दी अगला प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स जो ईएफएफ अगर ये नेगोशिएट करेंगे तो अच्छा, इसमें एक काम किया जा सकता है प्रैक्टिकली क्या, कि आईएमएफ से इस बात पर नेगोशिएट करें कि गैस और बिजली में फौरी तौर पे जो इजाफे का प्रेशर है ये इजाफा नहीं होने दें। अगर हम इस पर बार्गेन नहीं कर सके और अगर हमने इस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया और बिजली गैस अगर हमने महंगी की तो आने वाली कोई भी गवर्नमेंट है उसको आते ही साथ एक रिपरकशन का सामना करना पड़ेगा कि जो जिन लोगों को उन्होंने उम्मीद दिलाई के और सुनहरे ख्वाब दिखाए, महंगाई का एक मज़ीद एक महंगाई की लहर आएगी जिसके नतीजे में इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा, स्टेट बैंक इजाफा करेगा, हम उस साइकिल में फंस जाएंगे। एक बात मज़ीद, अभी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हमें अपनी इंपोर्ट्स को भी थोड़ा सा लिबरलाइज करें, जिसको हमने कंस्ट्रेंट किया हुआ है। अगर हम उस तरफ जाते हैं, ज़रा सा हम रिलैक्स करेंगे अपनी इंपोर्ट्स को, तो डॉलर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और जितने हमने इनको 280 पर मेंटेन किया है, अगर जिस तरह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि ये जून तक शायद 350 या 350, अगर ये इस तरफ जाता है तो यकीन करें कि फिर वही एनर्जी की कॉस्ट, पेट्रोल की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम उस साइकिल में चले जाएंगे। तो एक तरफ तो एक्सचेंज रेट को मेंटेन रखना है, दूसरी तरफ ये है कि अभी ही क्या किया जा सकता है कि इस चीज़ के लिए प्रॉपर होमवर्क किया जाए कि आईएमएफ से नेगोशिएट करें कि फर्दर सब्सिडीज़ को वेव ना करें, फ़िलहाल मज़ीद टैक्स ना लगाएं, कम से कम 6-8 महीने रिलीफ चाहिए हमें ताकि महंगाई में कमी हो, स्टेट बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी करना शुरू कर दे। जिस तरह मीडियम टर्म इनके टारगेट है स्टेट बैंक के कि ये 10% या 12% तक आएगा। अगर अगले 1-1.5 साल में इंटरेस्ट रेट इतना कम हो जाता है फिर हमें ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। कायद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत मुफीद मशवरे दिए। उम्मीद है, लगता तो नहीं है लेकिन उम्मीद है कि आने वाले गवर्नमेंट इस पे अमल करेगी तो बेहतर हो जाएगा। तो नाज़रीन, कादरी साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि जब तक हम अपने अखराजात कम नहीं करेंगे, अपनी शाह खर्चियाँ कम नहीं करेंगे, पब्लिक को रिलीफ नहीं मिलेगा। हमने अरबों डॉलर के कर्जे ले रखे हैं, बट घी फिर भी महंगा है, ऑयल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, सारी चीज़ें महंगी हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आम पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कर्जे लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर ये कर्जे, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में अर्ज़ किया था कि उसमें बड़े बड़े ममालिक हैं, काद साहब ने बताया कि अमेरिका भी उसमें शामिल है, तो उनके ऊपर ये चीज़ें क्यों नहीं लागू होती जो हमारे ऊपर होती है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो लोन हैं, हम जो कर्जे लेते हैं वो प्रोडक्टिव नहीं है। हम उन सेक्टर्स में नहीं लगाते जहाँ से हमें कुछ फ़ायदा मिले। वो कंट्रीज़ जो हैं उस सेक्टर पे कर्जा लगाते हैं जहाँ उनको फ़ायदा हो, मुनाफा है। लेकिन हम वो कर्जा लेके अपने ऊपर, हुक्मरान अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपनी शाह खर्चियों में इजाफा करते हैं, पब्लिक को उसका कोई रिलीफ नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।